हेलो दोस्तों। तो चलिए आज हम एक और नए वीडियो के साथ शुरुआत करते हैं। ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं सेवन सेमेस्टर के, जो बी फार्म सेवन सेमेस्टर में इस साल 2024 में आने के चांसेस हैं, और इनको हम लोग देखेंगे आज। इसमें यूनिट 5 का एक टॉपिक है एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, उसका ये 2 नंबर में समझ लीजिए। इसमें इसका यूज क्या है, एप्लीकेशन ऑफ एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी का यूज क्या है वो हम देखेंगे। यूज इन प्यूरिफिकेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड के प्यूरिफिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। एंटीबॉडी प्यूरिफिकेशन के लिए फ्रॉम द ब्लड सीरम। ब्लड में अगर एंटीबॉडी है तो उसको पता लगाने के लिए, प्रोटीन के प्यूरिफिकेशन के लिए, और यूज इन प्रेगनेंसी टेस्ट, एलर्जी टेस्ट, इम्यूनेसी, इन सब में इसका उपयोग होता है। ठीक है, चलिए अगला हम देखते हैं। डिफरेंस इन नेफेलोमेट्री एंड टर्बिट्रीमेट्री। ये यूनिट सेकंड का वो है पार्ट। ठीक है, नेफेलोमेट्री और टर्बिडीमेट्री, यह एक टेक्निक है जिसमें हम कंसंट्रेशन का पता लगाते हैं। और ये किसके लिए यूज होता है? सस्पेंशन के लिए यूज होता है। सस्पेंशन में जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं वो सस्पेंडेड रहते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए सस्पेंशन हो गया और इसमें सॉलिड पार्टिकल ऐसे ऐसे सस्पेंडेड है। तो जब हम इस पर कोई लाइट डालते हैं तो नेफेलोमेट्री में क्या होता है कि ये लाइट इसमें पार्टिकल पे टच होने के बाद स्कैटर मतलब होता है फैल जाना। तो जो फैलेगा 90 डिग्री एंगल पे, ठीक यहाँ पे 90 डिग्री समझ लीजिए। अब 90 डिग्री एंगल पे अगर वो स्कैटर हो रहा है तो नेफेलोमेट्री में 90 डिग्री एंगल पे देखा जाता है कि कितना वो पार्टिकल स्कैटर्ड हो रहा है। लेकिन टर्बिडीमेट्री में, ये मान लीजिए टर्बिडीमेट्री हो गया, ठीक है, एक मिनट। टर्बिडीमेट्री में ये हमारा एक कंटेनर हो गया, इसमें हमारा पूरा वो सस्पेंशन भरा हुआ है। ठीक, अब जब लाइट इधर से आएगा तो कितना लाइट इधर एब्जॉर्ब हो गया और कितना ट्रांसमिटेड हुआ, मतलब बाहर निकला। तो ये एंगल कितना बना, 180 डिग्री, 180 डिग्री पे हम देखते हैं कि कितना ट्रांसमिशन हुआ है। जबकि नेफेलोमेट्री में स्कैटर्ड लाइट देखते हैं, स्कैटर्ड, वो भी 90 डिग्री पे, और टर्बिडीमेट्री में 180 डिग्री पे देखते हैं। ये क्लियर हो गया होगा। चलिए, इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल। ये इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट, यानी इंटेंसिटी जो स्कैटर्ड लाइट वहाँ से स्कैटर हुआ है, यानी फैल के नीचे गिरा है सस्पेंशन में से, वो 90 डिग्री पे गिरा था ना, ये यहाँ से लाइट आया इधर गिरा, तो ये कितना स्कैटर्ड हुआ है वो सस्पेंशन के कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज़्यादा उसमें ये पार्टिकल होंगे उतना ही ज़्यादा स्कैटर्ड करेगा, लाइट फैलेगा। लेकिन इसमें क्या होता है, टर्बिडीमेट्री में ट्रांसमिशन देखते हैं तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर इसमें ज़्यादा सस्पेंशन है, मान लीजिए सस्पेंशन में पार्टिकल ज़्यादा है, तो ये ट्रांसमिशन कम होगा क्योंकि ये ऑब्जर्व कर लेगा बहुत ज़्यादा, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब उल्टा, अगर ट्रांसमिशन ज़्यादा हुआ यानी पार्टिकल कम है, और अगर ट्रांसमिशन कम हुआ यानी पार्टिकल ज़्यादा है। ठीक, दूसरा लाइन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये देखिए, ये नेफेलोमेट्री उन सस्पेंशन के लिए यूज होता है लेस देन 100 माइक्रोग्राम पर लीटर। 1 लीटर में 100 माइक्रोग्राम से कम होंगे तब, जबकि ये ज़्यादा के लिए 100। अब ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक, ये इलेक्ट्रोफोरेसिस ये तीसरे चैप्टर का है। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है कि सेपरेशन ऑफ आयंस। इसमें हम आयंस का सेपरेशन करते हैं। प्रोसेस ऑफ सेपरेशन मीन्स सेपरेशन इज डन बाय अप्लाइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके और वो
सैंपल को अलग करते हैं। उसमें अगर कोई पॉजिटिव चार्ज का है तो मान लीजिए अगर पॉजिटिव आयन है हमारे सैंपल में तो वो किधर जाएंगे, निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। ये मान लीजिए ये हमारा एक ये हो गया, इधर निगेटिव इलेक्ट्रोड है, ठीक है, और इसमें पॉजिटिव है, ठीक। तो जो निगेटिव पॉजिटिव सैंपल होगा, यहाँ पे हमारा सैंपल मान लीजिए ये कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस समझ लीजिए, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे अपना सैंपल अप्लाई करते हैं तो जो पॉजिटिव होगा वो निगेटिव की तरफ जाएगा और यहाँ से जो निगेटिव होगा वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ? चलिए अब हम देखते हैं कि फादर ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस के फादर कौन थे, तो अर्ने टेलियस, ठीक। ये अर्ने टेसिलियस, और उनको नोबेल प्राइज़ मिला था इसके लिए। इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेशन फॉर मॉलिक्यूल सच एज प्रोटीन, आरएनए, डीएनए, ईटीसी, न्यूक्लिक एसिड। अब रोल ऑफ लिगेंड इन क्रोमेटोग्राफी में लिगेंड, आप लोगों ने अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी पढ़ा होगा, 5वीं यूनिट का पार्ट है। तो 5वीं यूनिट का पार्ट है, उसमें मान लीजिए एक मॉलिक्यूल्स होता है, ठीक। ये हमारा हो गया मॉलिक्यूल, इसके साथ एक लिगेंड जुड़ा रहता है, लिगेंड। ये मान लीजिए ऐसे है लिगेंड, ठीक। अब जो हमारा सैंपल है, सैंपल में कुछ ऐसे हैं, कुछ ऐसे हैं, कुछ ऐसे हैं और कुछ ऐसे हैं, ठीक। तो ये वाला जो है, ये वाला, ये सामने वाला, ये इसमें जाके बाइंड होगा, ठीक। ये जाके इसमें बाइंड हो जाएगा। तो ये लिगेंड का काम होता है कि सैंपल से जो ये है इसको इस पे बाइंड कराना, लिगेंड पे। तो वही हमने लिखा है कि लिगेंड आर स्पेसिफिक मॉलिक्यूल विच हैव यूनिक स्ट्रक्चर, उसके पास एक स्ट्रक्चर होता है यूनिक, सबसे अलग। इट हेल्प टू बाइंड द स्पेसिफिक मॉलिक्यूल फ्रॉम द सैंपल, सैंपल से जो स्पेसिफिक मॉलिक्यूल जो हम आपको बताए हैं, जो उसका एक अलग स्ट्रक्चर था ना सैंपल में, वही उस पर बाइंड होगा लिगेंड पे, इसलिए ये उनके लिए स्पेशल होता है, सबके लिए, ठीक है। अगला है स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग। स्ट्रेचिंग और बेंडिंग ये है क्या, सबसे पहले हमको यही जानना होगा। ये कहाँ का टॉपिक है, ये टॉपिक है सेकेंड यूनिट का। सेकेंड यूनिट का कौन सा, IR, स्ट्रेचिंग हो गया, बेंडिंग और स्ट्रेचिंग। तो ये है मॉलिकुलर वाइब्रेशन, ठीक है। अगर ये मान लीजिए, एक मिनट, ये हमारा सैंपल है, ठीक। यहाँ से लाइट आया, अब सैंपल में मान लीजिए C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, तो ये इसके एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा और वाइब्रेट करेगा। और हम यहाँ पे डिटेक्टर है मान लीजिए, तो डिटेक्टर में एक वो ग्राफ बन जाएगा, रिकॉर्ड। तो हम इससे पता लगा लेंगे कि अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, सैंपल में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। तो ये वाइब्रेशन होते हैं। अब ये वाइब्रेशन मेनली 2 प्रकार के होते हैं, स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग। अब देखिए स्ट्रेचिंग क्या है कि स्ट्रेचिंग इन दिस डिस्टेंस बिटवीन 2 एटम्स इंक्रीजेज और डिक्रीजेज बट इन द सेम डायरेक्शन। मान लीजिए ये हमारा मॉलिक्यूल हो गया, ठीक। इससे एक और मॉलिक्यूल जुड़ा है, ठीक। इससे एक और जुड़ा है, ठीक। अब ये जो है स्ट्रेचिंग, इसमें ये दोनों या तो दूर चले जाएंगे, ठीक, या दोनों क्या होगा, पास में आएंगे, ठीक। इसके जो सेंट्रल एटम है, अब इसको भी हम लोग दो भाग में डिवाइड किया गया है, सिमेट्रिक एंड एसाइमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होता है कि सिमेट्रिक में दोनों दूर जाते हैं, दिख रहा होगा, देखिए दूर जा रहा है ना, ठीक। लेकिन एसिमेट्रिक में एक दूर जाएगा और एक पास आएगा, सेंट्रल मॉलिक्यूल के पास थे। वन मॉलिक्यूल मूव टुवर्ड द सेंट्रल एटम एंड अदर डिपार्ट फ्रॉम सेंट्रल एटम, ये सेंट्रल एटम है, ठीक। इससे एक पास में आएगा और एक दूर में जाएगा, ठीक, ओके।
स्ट्रेचिंग देख लिए। अब हम लोग देखते हैं बेंडिंग दूसरा। ठीक है, बेंडिंग ये स्ट्रेचिंग के जैसे नहीं है, ये थोड़ा डिफरेंट है। स्ट्रेचिंग अलग था, बेंडिंग अलग है। स्ट्रेचिंग मतलब स्ट्रेच होना, जैसे स्ट्रेचुअल आता है ना, वैसे ही वो स्ट्रेच होगा। और बेंडिंग इसमें मान लीजिए एक सीधा पाइप है, ठीक, और ये क्या हुआ, बेंड हो गया। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं बेंडिंग। तो इन दिस पोजीशन एटम चेंज विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल बाउंड एक्सिस। ये देखिए स्ट्रेचिंग है हायर एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी देन द बेंडिंग एब्जॉर्प्शन। स्ट्रेचिंग को ज़्यादा एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत होती है, जबकि इसको कम होती है। इन प्लेन बेंडिंग, अब ये दो प्रकार से हैं, कैसे कैसे, इन प्लेन बेंडिंग मतलब एक ही प्लेन में ये है, तो इसके ऊपर ही इनका मूवमेंट होगा। ठीक, ये है ना, यहाँ पे ही मूवमेंट होगा, प्लेन के नीचे नहीं आएंगे। अब देखिए इसमें भी दो प्रकार हैं, कौन कौन, सीजरिंग एंड रॉकिंग। ये इन प्लेन में है, ठीक है। सीजरिंग मतलब कैंची देखते हैं ना, तो कैंची कैसे दोनों हिस्सा एक सामने आता है ना, देखिए एक इधर से आ रहा है, एक इधर से, ये दोनों मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं ना, तो इसे हम सीजरिंग कहेंगे। तो टू एटम अप्रोच टू ईच अदर, एक दूसरे के पास आते हैं, ठीक, ये सीजरिंग हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्या, रॉक स्टार देखे होंगे, जो ऐसे दोनों हाथ ऊपर हवा में हिलाते हैं, या तो इधर जाएगा या तो इधर जाएगा, ठीक। तो लेकिन एक प्लेन में ही, वैसे ही ये भी है, ये दोनों मॉलिक्यूल्स या तो नीचे आएंगे या तो ऊपर जाएंगे, रॉक स्टार जैसे, ठीक है। अब आउट ऑफ प्लेन, वो तो सिर्फ प्लेन में था, लेकिन ये प्लेन के ऊपर और नीचे आ जाएंगे। अब जैसे ये हो गया वैगिंग, द एटम मूव अप एंड डाउन द प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू सेंट्रल एटम। ये प्लेन के नीचे तक चले जाएंगे, वो नीचे तक नहीं जा रहा था, लेकिन ये प्लेन के नीचे तक जाएंगे, इधर जाएंगे तो ऊपर की तरफ जाएंगे, तो ये वेगिंग हो गया, ठीक। उसके बाद से है ट्विस्टिंग, ठीक, ट्विस्ट हो जाएंगे। अगर ये ऊपर से आ रहा है तो ये नीचे से जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा होगा, तो इसे हम ट्विस्टिंग कहेंगे, ठीक, ओके। अब मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सॉलिड सैंपल इन आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमको सैंपल उसमें अप्लाई करने से पहले उसको बनाना पड़ता है सैंपल को, कि कैसे हम उसमें डालेंगे आईआर में इंस्ट्रूमेंट के अंदर सैंपल को डालने के लिए, सॉलिड सैंपल को, ठीक, ध्यान रहे, इसको प्रिपेयर किया था, तो कैसे कैसे हम डाल सकते हैं, इसके लिए बहुत सारे टेक्निक है। सॉलिड सैम्पलिंग टेक्निक, इन दिस भी प्रिपेयर सॉलिड सैंपल बनाते हैं, ठीक। डायरेक्ट सैम्पलिंग, इन दिस सॉलिड सैंपल डायरेक्टली प्लेस्ड इनटू द सैंपल होल्डर। मान लीजिए ये है हमारा सैंपल होल्डर, ये हमारा सैंपल होल्डर है, तो इसमें हम सॉलिड सैंपल डायरेक्ट प्लेस कर देंगे। लेकिन दूसरा जो है पिलेटाइजेशन टेक्निक, पिलेट मतलब छोटे छोटे ऐसे गोलियां होती हैं ना, उनको पिलेट कहा जाता है, ठीक। अब ये देखिए पिलेट को सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये सैंपल लिया, ये ड्रग है जो हम लोग लिए हैं KBR सोल्यूशन, ये हाइग्रोस्कोपिक होता है, इससे यूज़ किया जाता है, और इससे कोई इफ़ेक्ट भी नहीं मतलब इम्पैक्ट नहीं पड़ता है उस पर हमारे ग्राफ में, इसीलिए इसको लिया जाता है KBR को। इसको दोनों को हम लोग लिए इसमें और ट्राइचूरेट कर दिए, ठीक। उसके बाद से हाइड्रोलिक प्रेस होता है, इसके बीच में हम इसको रख के और ऊपर से प्रेशर अप्लाई करेंगे, ये एक पिलेट बन जाता है छोटा सा, ठीक। इसकी थिकनेस कितनी होती है, 1 to 2 mm थिक एंड 1 सेंटीमीटर इसकी डायमीटर होती है, ठीक। क्लियर हुआ। म्यूलिंग भी एक टेक्निक है। इन दिस सॉलिड सैंपल इज मिक्स विथ हैवी मिनरल ऑयल, इसमें मिनरल ऑयल के साथ मिक्स कर देते हैं सैंपल को, ठीक। और साल्ट प्लेट के नीचे क्या नाम, इधर ये ड्रग हो गया, ये निजोल हो गया, और इसको हम एक पेस्ट बनाएंगे और उसको 2 साल्ट प्लेट के अंदर दबा देंगे, ये म्यूलिंग टेक्निक कहलाएगा, ठीक। सॉलिड फिल्म, इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये सॉलिड फिल्म वाले में हम सैंपल लिए, इन दिस सैंपल सॉल्यूशन प्लेस्ड ऑन KBR या NaCl सरफेस एंड सॉल्वेंट इज इवैपोरेटेड। मान लीजिए ये KBR है, इसके ऊपर हम सॉलिड सैंपल रख दिए, ठीक। अब हम थोड़ा देर के लिए छोड़ देंगे, ये इवेपोरेट हो जाएगा,
ये इवेपोरेट हो जाएगा और सिर्फ हमारा सॉलिड सैंपल बचेगा वहाँ पे, ठीक है। FID क्या है? FID ये होता है फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर। ये किसमें का डिटेक्टर है? याद करिए, चौथे यूनिट का वहाँ का डिटेक्टर है, गैस क्रोमेटोग्राफी में का। इसमें जब हम लोग सैंपल को बाहर करते हैं या सैंपल को डिटेक्ट करते हैं तो यहाँ से सैंपल अंदर जाता है, यहाँ से सैंपल अंदर जाता है, ऑक्सीजन भी जाता है साथ साथ, और यहाँ पे एक लाइट जलती रहती है। लाइट मतलब यहाँ दीपक टाइप में एक सोर्स होता है जो जलता रहता है। और इसके ऊपर तो जब कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड इधर से इंटर करता है, नीचे से अगर इधर से इंटर करता है तो वो आयोनाइज्ड हो जाता है और एक करंट प्रोड्यूस होता है। वो करंट एम्पलीफायर के द्वारा रिकॉर्डर में जाके रिकॉर्ड कर लिया जाता है, मेजर कर लिया जाता है। इससे हम पता लगा पाते हैं कि वो कंपाउंड कौन सा है। टेम्परेचर प्रोग्रामिंग, गैस क्रोमेटोग्राफी में टेम्परेचर प्रोग्रामिंग भी एक महत्वपूर्ण वो पार्ट होता है। इसमें कॉलम का टेम्परेचर हमें मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है। अगर हमें बेटर रिजल्ट चाहिए तो कॉलम का टेम्परेचर बढ़िया से मेंटेन किए करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद से टेम्परेचर कंट्रोल बाय जैकेट इक्विप्ड विथ वेपर ऑफ बॉइलिंग लिक्विड। दिस टेक्निक यूज टू कंट्रोल द टेम्परेचर इज नोन एज टेम्परेचर प्रोग्रामिंग। जिस टेक्निक से हम लोग टेम्परेचर को वो करते हैं, कंट्रोल करते हैं, उसे हम टेम्परेचर प्रोग्रामिंग कहा जाता है। इसमें हम इनिशियल टेम्परेचर देखते हैं, जहाँ जो टेम्परेचर स्टार्टिंग में दिया जाता है, ठीक है, उसे इनिशियल टेम्परेचर कहा जाता है। इसमें मतलब ऐसे समझिए 0 से और 10 तक अगर दे रहे हैं स्टार्टिंग में, तो जिनका बॉइलिंग पॉइंट 10 तक होगा वो पहले वो हो जाएंगे, इवापोरेट हो जाएंगे, ठीक, लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट वाले। उसके बाद से फाइनल टेम्परेचर हम धीरे धीरे पूरा टेम्परेचर बढ़ा देंगे। इट्स शुड बी सेट दैट द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द कंपाउंड लीव द कॉलम प्रॉपरली। सबसे ज़्यादा जिसका वो है वो बाहर, ठीक है। उसके बाद आता है फाइनल टेम्परेचर। फाइनल टेम्परेचर में ये इसका बॉइलिंग पॉइंट, जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है उस कंपाउंड का जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है उसे हम कॉलम से निकालने के लिए अपने टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे। अब जो फाइनल टेम्परेचर है ये वही लास्ट टेम्परेचर होगा जब जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है वो भी कॉलम से इल्यूट हो जाए, बाहर निकल जाए, तो ये फाइनल टेम्परेचर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से टेम्परेचर रेट, टेम्परेचर इज लाइनर और मल्टीलिनियर, यही हमारा वो है इनिशियल टेम्परेचर। पहले टेम्परेचर हम लोग ने कम दिया, ठीक है, ये फर्स्ट को ये इनिशियल टेम्परेचर है, फिर ये टाइम है सेकंड तक आने में कितना टाइम लगा, फिर ये टेम्परेचर रेट है, इसके वजह से फाइनल टेम्परेचर है और ये टाइम है, इसके बीच ग्राफ बना है, ठीक है। ये समझ में आ गया टेम्परेचर प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो ये हो गया सोर्स ऑफ रेडिएशन एंड IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। IR इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी दूसरे यूनिट का टॉपिक है। इसमें कौन कौन से रेडिएशन सोर्स के लिए यूज किए जाते हैं, उनमें हो गया इनकैंडेसेंट लैम्प, ठीक है। उसके बाद से हो गया ग्लोबल, नर्स ग्लोबल, ये इन सब की अलग अलग प्रॉपर्टी है। 2 लाइन लिखना है सबके बारे में। अगर 1 नंबर में पूछे तो पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन 2 नंबर में पूछे तो सिर्फ नाम लिख के आप आ सकते हैं। अगर ज़्यादा हम पूछे तो पूरा लिखना पड़ेगा आप लोग को, ठीक है। ये हो गया ग्लोबल सोर्स। ये अलग अलग सोर्स हैं जो लाइट के लिए यूज किया जाते हैं। मान लीजिए ये IR स्पेक्ट्रोस्कोपी है, तो यहाँ से कोई सोर्स है तभी तो लाइट निकल रहा है यहाँ से, ठीक, और इस पे ये हमारा सैंपल है, तो ये सोर्स इसका बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। इसका ये कौन कौन से यूज किए जा सकते हैं, मरकरी आर्क लैंप हो गया, और उसके बाद से ये सब को हम यूज कर सकते हैं। फिर आता है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी ये कुछ नहीं है, बस आप लोगों को अगर आप समझ गए तो कुछ नहीं है। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी एक कॉलम होता है, ठीक, इसमें रेजिन्स लगे होते हैं, रेजिन, ये मान लीजिए रेजिन है, ठीक। अब इसके साथ कोई ग्रुप जुड़ा रहेगा, मान लीजिए पॉजिटिव ग्रुप जुड़ा है। अब जब हम सैंपल को यहाँ से रन कराएंगे और सैंपल भी हमारा पॉजिटिव है, तो हमारा सैंपल क्या करेगा, इसको रिप्लेस कर देगा, और हमारे सैंपल में जो पॉजिटिव है वो आके इससे जुड़ जाएगा रेजिन से। तो एक्सचेंज हुआ कि नहीं हुआ, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव से एक्सचेंज हुआ, तो इसमें आयन का एक्सचेंज हो रहा है, इसीलिए इसको आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी कहा जाता है।
इसके बारे में 2-4 लाइन है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद इसका डिफिनीशन है, इट इज़ ए प्रोसेस विच इज डिफरेंट चार्ज आयन आर सेपरेटेड बाय यूजिंग द आयन एक्सचेंज रेजिन विच एक्सचेंज द आयन अकॉर्डिंग टू देयर रिलेटेड अफिनिटी। जिसका अफिनिटी रेजिन से ज़्यादा होगा वो उसको हटा के और खुद आके बाइंड हो जाएगा, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ क्रोमेटोग्राफी अपोजिटली चार्ज, वही जो हम आपको बताए हैं कि पॉजिटिव अगर सैंपल में है और वो अंदर रेजिन के ऊपर पॉजिटिव है, उसको अगर हटा के खुद बाइंड हो जाता है तो ये अट्रैक्शन पे है, ठीक है। इसका टाइप हमें देखना है, कैटायन एक्सचेंजर, और दूसरा है एनायन एक्सचेंजर। कैटायन हैव निगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल अट्रैक्ट पॉजिटिव चार्ज मटेरियल। इसमें जो हमारा कॉलम होता है उसमें यहाँ पे इसके अंदर निगेटिव चार्ज होते हैं, ठीक है, और ये पॉजिटिव को अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं, ठीक। ये बगल में पॉजिटिव रखा होता है और इसका ठीक उल्टा इसमें है, एनायन वाला में, एनायन एक्सचेंजर में। फैक्टर अफेक्टिंग आयन एक्सचेंज। आयन एक्सचेंज को कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं, जैसे नेचर एंड प्रॉपर्टी ऑफ आयन एक्सचेंज रेजिन, जो रेजिन यूज किया गया है उसका नेचर क्या है, ठीक। उसके बाद होता है क्रॉस लिंकिंग, स्वेलिंग, उसके अंदर है, मतलब रेजिन जो यूज किए हैं उसका, ठीक है। जो रेजिन हम लोग यूज किए हैं कॉलम में, ये कॉलम के अंदर हम एक रेजिन यूज किए हैं ना, जो एक्सचेंज का काम कर रहा है, इसके साथ ग्रुप लगा होता है, वही एक्सचेंज होता है, ये एक्सचेंज होता है और सैंपल का आके इसमें जुड़ता है। तो ये रेजिन की प्रॉपर्टी है, क्रॉस लिंकिंग एंड स्वेलिंग, ये भी अफेक्ट करता है आयन एक्सचेंज कैपेसिटी, ठीक। और उसके बाद से नेचर ऑफ एक्सचेंजिंग आयन, जो आयन है उसका साइज़ क्या है, साइज ज़्यादा होगा तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, ठीक। उसके बाद से नेचर ऑफ चेंजेज आयन पोलराइजेबिलिटी, और ये इसका इंस्ट्रूमेंटेशन रहा। यहाँ से हम लोग सैंपल वो करते हैं, सैंपल यहाँ से इसमें आता है मोबाइल फेज में, और मोबाइल फेज से फिर सैंपल जाता है यहाँ पे प्रेशर पंप रहता है, प्रेशर से अंदर भेजता है। अब यहाँ पे हमारा पॉजिटिव की अदला बदली होती है, अगर सैंपल निगेटिव है तो ये कॉलम के अंदर रेजिन जो है पॉजिटिव है, ये इसको ले लेगा निगेटिव को और अपने वाले निगेटिव को छोड़ देगा, और ये इल्यूट यहाँ से बाहर निकल जाएगा, यहाँ से हम डिटेक्ट कर देंगे, यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक है। यही सिंपल सा प्रोसीजर है। और उसके बाद से इसी के बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा 2-2 लाइन लिखना है। एप्लीकेशन ऑफ सैंपल मोबाइल फेज के साथ मिक्स करके कॉलम में भेजते हैं, उसके बाद से डिटेक्ट कर लेते हैं। इसका एप्लीकेशन क्या क्या होता है, इसका एप्लीकेशन होता है आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, डी आयोनाइजेशन, उसमें से आयन जो होते हैं उसको निकालने के लिए, जैसे सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, इन सबको वाटर से बाहर निकालने के लिए यूज़ किया जाता है। सेपरेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट को अलग करने के लिए, ऑर्गेनिक एसिड को अलग करने के लिए। सिमिलर आयन, एक मतलब जैसे H+ हाइड्रोजन है, ठीक, सोडियम है, इन सबको अलग करने के लिए यूज़ किया जाता है। मेडिसिन ट्रीटमेंट ऑफ अल्सर के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ लीजिएगा लोग, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ना है और ये सब पढ़ना है, ठीक है, ओके।